जय हिंद, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे बहुत बहुत सम्मानित भाई बबलू साग जी से कि वो आए और 2 ही मिनट में अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और हम सबके बीच में बहुत बहुत सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, छोटे नेताजी और बहुत बहुत सम्मानित जसवंत नगर के लाडले विधायक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर बैठे पूर्व मंत्री जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आदित्य यादव जी और उपस्थित सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, 5 दिसंबर का मैनपुरी का उपचुनाव होना है, जिसमें हमारी प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी हैं और विरोध में जो प्रत्याशी हैं उन्हें आप लोग जानते ही हैं। वो हमारी ही पार्टी का प्रोडक्ट है, हमारी पार्टी द्वारा निकला हुआ रिजेक्ट पीस है और जिनको हमारी पार्टी ने रिजेक्ट किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना लेबल लगा के उसको बेचना शुरू कर दिया। इनके पास कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरा ही प्रोडक्ट है। मेरे प्रोडक्ट पे अपना लेबल लगा के उसको बेचना शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जब उस लेबल को आप खोलेंगे, जो हमने रिजेक्ट किया है, क्या वो सही हो जाएगा? वो रिजेक्ट ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए। और जो प्रत्याशी माननीय चाचा जी का नहीं हुआ, आदरणीय स्वर्गीय नेताजी का नहीं हुआ, क्या आपको लगता हम लोगों का होगा? जिन्होंने नौकरी दी, 2 बार सांसद बनाया, 1 बार विधायक बनाया, पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, उसके बावजूद भी आदरणीय नेताजी की पत्नी के साथ वो बहू के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें आप लोग माफ करोगे? 5 तारीख को माफ करोगे भाजपा के प्रत्याशी को? नहीं करोगे ना? इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आगे आने वाली 5 दिसंबर को जसवंत नगर विधानसभा से आदरणीय चाचा जी का इज्जत का सवाल है। चाचा जी 90,000 से जीते थे, 91,000 से। आदरणीय डिंपल जी को आप लोग मिलके लगभग 1.5 लाख वोटों से जिता देना, यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के क्रम में उपस्थित सभी साथी माल्यार्पण कर बड़ी माला पहना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय पूर्वमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और जितने भी स्वागत करता है, मैं यही कहूंगा कि स्वागत करके मंच से नीचे जाते जाएं, ताकि और हमारे साथी जो स्वागत करना चाहते हैं, इसी क्रम में हम धीरे धीरे उनको बुलाते रहेंगे। और वक्ताओं के इसी क्रम में अब कार्यक्रम के आयोजक में से एक बहुत बहुत सम्मानित भाई अनिल प्रताप सिंह गुड्डू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी तरफ से अपील और अपनी बातें रखने का कष्ट करें। परम श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हुए, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको बार बार नमन करते हुए यहाँ इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य लीली धनगर साहब यहाँ इस सभा में पधारे, हम सबके जनप्रिय यशस्वी विधायक माननीय श्री शिवपाल सिंह जी,
राजनगर की भूमि पर पहली बार पदार्पण करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं इस राजनगर पंचायत से लगातार 3 बार प्रधान भी रहा हूं। इस नाते मैं राजनगर की भूमि पर अपनी तरफ से और यहां बैठे सभी लोगों की तरफ से आपका, माननीय विधायक जी का और यहां पधारे हुए सभी अतिथियों का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार यहां पधारे हैं, क्योंकि माननीय नेताजी का लगाव इस गांव से बहुत अधिक रहा है। वो 50 सैकड़ों बार यहां आए हैं और हम जैसे कई कार्यकर्ताओं के यहाँ उन्होंने भोजन किया है, पानी पिया है, चाय पी है और हम सबके साथ मिलकर यहाँ बैठे हैं, बातचीत की है। इसलिए इस नाते जैसा नेताजी का लगाव इस क्षेत्र से रहा है, वैसा ही स्वाभाविक लगाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका भी है और होना चाहिए। माननीय विधायक जी हम सब लोगों के गार्जियंस हैं, हम सब लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। मैं एक बार विधायक जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सब लोगों से अपील करता हूं कि ये चुनाव नहीं, हम लोगों की अग्नि परीक्षा है। यशवंत नगर के लोगों ने ऐसे कई संघर्षपूर्ण चुनाव देखे हैं और उन चुनाव में सफलता हासिल की है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी के भी डर, भय या बहकावे में नहीं आना है। हम लोग बहुत आदी हैं संघर्षों के, हमने बहुत संघर्ष झेले हैं, हमने बहुत संघर्ष देखे हैं। इस क्षेत्र में सन 91 का चुनाव हो चाहे या बीच में कई बार ऐसे चुनाव हुए हैं जो यहाँ बहुत ही बड़े संघर्ष से प्रशासन ने चुनाव लड़ा और हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की बहादुर क्षमता से उस चुनाव में सफलता प्राप्त करने का काम किया था। और इस चुनाव में भी हम लोगों की अग्नि परीक्षा है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक एक वोट साइकिल में लागू करके और इस परीक्षा को भी आप पास कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी हमारे अतिथियों का, सभी नेताओं का। जय हिंद, जय समाजवाद। मंच के बगल में तमाम हमारे युवा साथी और स्वागतकर्ता उपस्थित हैं, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो सभी लोग आकर एक एक करके आए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का सभी लोग कष्ट करें। और अभी भाई गुड्डू जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो पूर्व में आज जो पार्टी जिस मकाम पर है उसको वहां पहुंचाने के लिए आदरणीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी द्वारा और पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा जो संघर्ष लगातार किया गया, आज उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश नहीं देश के अंदर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में समाजवादियों का 2024 में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये चुनाव निश्चित ही मैं कह सकता हूं हमारी बड़े संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस चुनाव में आप सब भी बढ़ चढ़ के मतदान करने का काम करें, जो कि आपका नेतृत्व करने के लिए स्वयं आदरणीय डिम्पल यादव जी होंगी। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि लगातार आप लोग भी 5 तारीख को चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितनी भी सख्ती करने का ये लोग काम करें, प्रशासन काम करे, लेकिन आप लोग पीछे मत हटना, अपनी पोलिंग पे डटे रहना। यहाँ कई ऐसे हमारे साथी हैं जो 5 तारीख की जो अहम हमारी लड़ाई होगी वोटिंग की, उस लड़ाई में हम लोगों का सहयोग करेंगे। तो आप लोग पूरी मुखरता से वोट डलाने का सब लोग काम करना। साथ ही में बेटा इधर से आ जाओ।
अब समय कम होने के कारण जितने भी वक्ता कुछ रह गए हो अपनी बात रखने के लिए, उनकी तरफ से, मंच की तरफ से मैं उनसे सभी से क्षमा मांगता हूं और सीधे हमारे जसवंत नगर क्षेत्र के नेतृत्व करने, लगातार नेतृत्व करने का जिन्होंने काम किया है, आपको हमें समय समय पर ऊर्जा देने का काम किया है, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे, जसवंत नगर से विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, हम सभी को संबोधित करने का काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का। भेज दो, आज के जनसभा के आज की जनसभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधानाचार्य रावजात धनगर जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री जसराम सिंह जी, प्रधानाचार्य राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज रायनगर अनुज प्रताप सिंह जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने कल ही कार्यक्रम मगा था ये, और इतनी बड़ी संख्या में सब लोग रायनगर के आसपास के सब लोग 24 घंटे में ही इतने आ गए हैं। पूर्व प्रधान कृपाल सिंह जी, लाखन सिंह जी, अशोक मिश्रा जी, श्रीमती अनीता यादव, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया जी, राजा रिसोर्ट के सामने, और इस ब्लॉक के अध्यक्ष रामवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री गोरखपुर से आए जयप्रकाश जी, सुरेश शुक्ला जी और एजाज जी, और बहुत से साथी हैं। मंच पर भी बहुत से साथी बैठे हुए हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा। इन सभी का, जितने साथियों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, बहुत से साथी हैं, उनका मैं यहाँ पर हमारी विधानसभा में आए हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी जनता हमारे सामने बैठी है, जो हमेशा हम लोगों का मनोबल बढ़ाती रहती है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। आज मुख्य अतिथि अखिलेश यादव, जो नेताजी के बाद छोटे नेताजी हैं, आज के बाद सब लोग, नेताजी हमारे बीच में नहीं है, तो अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि नेताजी के आदर्शों पर चलकर, नेताजी के विचारों पर चल करके इस जसवंत नगर क्षेत्र की जनता को कहीं पर दुखी नहीं होने देंगे। हमारे जसवंत नगर क्षेत्र के जनता ने हमेशा संघर्ष किया है। इटावा के लोगों ने संघर्ष किया है, मैनपुरी के लोगों ने नेताजी के साथ संघर्ष किया है, तब नेताजी बने। और हम यहाँ के लोगों को, जसवंत नगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जब जब ऐसी संकट की घड़ियां आई, संघर्ष की घड़ियां आई हैं, तब ऐसे क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं इन्होंने, और अपने लक्ष्य को प्राप्त हमेशा किया है। अब इस समय
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता में तो जाते नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र में ये तो जनता का चुनाव होता है, पुलिस प्रशासन का चुनाव नहीं होता है, पुलिस के अधिकारियों का चुनाव नहीं होता है। इनको तो केवल शांति व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, यहाँ की जनता को हम लोगों ने कभी किसी को धमकाया है? हम लोगों ने कभी किसी को धमकाया नहीं। हमने तो वोट जनता से मांगा है, गांव-गांव मांगा है, और हम फिर जनता से मांगना चाहता हूं और जनता से ये कहना चाहता हूं, हो सकता है हमारे बूथ के जो प्रभारी है उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, नजरबंद कर सकते हैं, तो दूसरी टोली जरूर रखना। दूसरे डरना नहीं और मानना भी नहीं, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना। करोगे? और जहां तक हो हम अपने बूथ प्रभारियों से कहना चाहता हूं, अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई डरना नहीं, कोई विलास प्रमुख है, डरना नहीं, और पुलिस की पकड़ में भी मत आना, कोशिश करना, और अगर पकड़ जाते हैं तो उस जगह पर दूसरी टीम रखना और वोट का परसेंटेज कम मत होने देना, क्योंकि अगर मतदान का कम हो जाना है तो ये कहेंगे हम लोग जबरदस्ती वोट डालते थे। कभी हम लोगों ने जबरदस्ती वोट कभी डाला नहीं। यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने वोट हमेशा निश्चित होकर के अपने आप चाहे नेताजी को वोट दिया। नेताजी यहाँ से 8 बार विधायक रहे और मैनपुरी लोकसभा से 4 बार सांसद रहे। नेताजी 2 बार कमल से सांसद रहे, 1 बार आजमगढ़ से रहे, 1 बार कन्नौज से भी चुनाव जीते हैं। बताइए, और ये लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? और गुंडई तो कौन कर रहा है? इस समय सरकार गुंडई करा रही है। कहाँ? प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर। बताइए, लोकतंत्र में कहीं ऐसा होता है? सीधा लोकतंत्र पर हमला, सीधा संविधान पर हमला, सीधा। बताइए, ये देश को बर्बाद करना चाहे। और यहाँ पर गरीबों की, किसानों पर कितने जातियां हो रही हैं, बिजली मिल नहीं रही, रोज बिजली के छापे पड़ रहे हैं, और जसमान नगर का एसडीओ कम से कम 2 लाख रुपया रोज वसूली कर रहा है, छापे मार करके वसूली कर रहा है। डीएपी खाद मिल नहीं रही है। डीएपी खाद कितने की? कितना? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कितने की? 450, फिर वही 600 की, अब हो गई 1350, और 1350 के साथ एक बोतल की कीमत क्या? 200, 250 रुपए। बताओ कितने की हो गई? 1600। और फिर इसके साथ ब्लैक में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? और बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, और ये किसके काम कर रहे हैं? ये केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों के काम कर रहे हैं, जनता को परेशानियां दे रहे हैं। किसान से लेकर के, नौजवान से लेकर के, यहाँ तक कि महिलाओं से लेकर के, छात्रों से लेकर के सबको परेशान दे रहे हैं। और इन्होंने, आपको याद होगा, आज भी वादे कर रहे हैं, और इन्होंने 6 साल पहले कितने वादे किए थे? हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा बताओ पूरा किया है? और कहते क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
बताओ किसी का साथ दिया? इन नौजवानों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, इन महिलाओं का साथ दिया। कितनी परेशानी में है, हम जानते हैं ये महिलाएं कितनी परेशानी में हैं, कैसे अपने परिवार को पालती, और इनके जो पेंशन भी थी वो भी रोक दी जाए। इनकी बताइए गांव मोहल्ले में क्या हालत है। मैं आश्वासन देता हूं इन महिलाओं से लेकर के, नौजवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, अगर आपको जिताना है 5 तारीख को डिम्पल को, और डिम्पल को इतने वोटों से जिता देना है जसवंत नगर क्षेत्र से इनकी जमानत जब्त हो जाए। पहले हमें 6 महीना पहले कितने से जिताया था? 91,000 से जिताया था। बताइए हम लोगों ने कहीं पर भी बूथ पर कब्जा किया? ये जनता ने वोट डाला। और बताओ कहीं पर भी झगड़ा हुआ था? कहीं पर झगड़ा भी नहीं हुआ था। बताइए तब भी ये लोग तमाशा करने आ गए। तो इसलिए हम कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, डिम्पल को जिता देना, और डिम्पल को जिता दिया तो 2024 से समाजवादी पार्टी और का निश्चित होगा। और इसलिए होगा, अब लोग जानते हो कि दक्षिण भारत में इनका सफाया, बंगाल में इनका सफाया, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलने से इनका सफाया, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और हम जब मिल गए हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इनका सफाया करने का काम करेंगे। और 24 में हटाएंगे, 24 में हटाएंगे, 27 में भी हटाएंगे, और जब हटाएंगे तब कोई भी परेशानी आपके सामने आने वाली नहीं। हम पूछना चाहते हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, बताओ कहीं तक छापे पड़ते, कहीं वसूली होती थी, कहीं थाने से लेकर तहसील से लेकर के कभी भी वसूली होती थी? सरकारी कार्यालय में क्या खुले आम क्या रिश्ते चलते थे? नहीं चलते थे। और चलती थी अगर किसी ने धोखे से पैसा ले लिया, चुपचाप पैसा ले लिया और हम तक शिकायत आ जाती थी, तो बताओ वो पैसा वापस करा दिया जाता था, और वो अधिकारी आप सब लोगों से माफी मांगता था। मांगते थे? बताइए। और इस राज में तो खुलेआम और केवल पूंजीपति। 4 साल पहले, 5 साल पहले अडानी का नाम सुना था। इस समय अडानी दुनिया में दूसरे नंबर पर, हिंदुस्तान में फर्स्ट नंबर पर। अब देख लेना 1 साल के बाद ये अडानी नंबर 1 पर पहुंचेगा। ये केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं और यहाँ की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, डरना नहीं, 5 तारीख को डरना नहीं, और जितना भी परसेंटेज करवाते रहे हो उससे ज्यादा ही परसेंटेज वोट डाल करके डिम्पल यादव को जिताना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में भी इनकी सरकार जाएगी, और 27 में भी हो सकता है। जब 24 में होंगे तो इन बेईमानों को की सरकार 27 से पहले भी जा सकती है। इसलिए डिम्पल यादव को जिता देना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत के क्रम में एक लोग जाटव समाज के काफी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। भाई सप्पू जाटव जी रायनगर से पूरे समाज की तरफ से स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधानाचार्य दाऊदयाल धनगर जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ पर आके हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। आए आदरणीय धनगर साहब।
माननीय आज के मुख्य सचिव अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इस क्षेत्र के जनप्रिय विधायकों, पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय विश्राम सिंह जी, लाखन सिंह जाटव जी, प्रेमदास कटेरिया जी और मंचा सिंह, पीछे जो बैठे हैं सबके नाम मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ करने। और बगल में जो मंच पर लोग बैठे हैं और सामने जो अपार भीड़ है उसको मैं प्रणाम करता हूं। ये सभी समाजवादी पार्टी के निडर सिपाही हैं। आप क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं 3-4 बातें। क्या आप ये बताइए, यहाँ ये सड़कों का जाल बिछा है, किसने बिछाया? नेताजी ने। ये सिंचाई के ट्यूबवेल लगे सरकारी, किसने बनाए? ये जो स्कूल कॉलेज जो जगह जगह बने, मान्यता और एजेंट किसने दिया? सिंचाई माफ किसने की? हम लोगों की मालूम नहीं होगा शायद, नेताजी ने। जो लोग पहले जो उसमें मिलिट्री में थे वो अगर उन्हीं किसी तरह से वहां हंजोक हो जाती थी या डेथ हो जाती थी तो केवल कपड़े आते थे। अब ये सम्मान किसने दिया रक्षा मंत्री रहते हुए? जब डेड बॉडी आएगी और कलेक्टर एसपी उसका अंत्येष्टि करवाएंगे अपने उसमें। तो इतनी बड़ी जो उपलब्धियां हमें थी आदरणीय नेताजी ने, अब आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आप लोग कहां जाएंगे? सपा में। और देखिए ये जो डिम्पल जी हैं जो यहाँ की प्रत्याशी हैं, उपचुनाव हो रहा है, तो जब हम लोगों के गार्जियंस नहीं रहते हैं तो एक लेखपाल करता है विरासत। तो नेताजी की विरासत किसे मिलना चाहिए? डिम्पल जी को, है ना? डिम्पल जी को उनकी विरासत मिलना चाहिए। तो अब वहां एक लेखपाल करता और यहाँ लाखों की भीड़, हम लोग 5 तारीख को उनको विरासत दे देंगे नेताजी की। बात सही है कि नहीं? करेंगे कि नहीं? बस यही अपील के साथ मैं पाल बगैर धन्य और सभी लोगों से अपील करता हूं कि भारी से भारी बहुमत से डिम्पल जी को दिल्ली भेज दें, जिससे आगे के काम भी हो सके। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब आज की सभा में जिनको हम आप सभी लोग यहाँ पर सुनने आए हैं, जिन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार में रह के इस उत्तर प्रदेश को नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय अखिलेश यादव जी का। वो आए और हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय दाऊदयाल धनगर जी, इस क्षेत्र के लगातार विधायक उप मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, उप प्रधान राजनगर अनिल प्रताप सिंह जी, प्रदीप साठ, मंच पर उपस्थित आदरणीय विश्राम सिंह जी, आदरणीय लाखन सिंह जाटव जी, अशोक गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी के संगठन में काम कर रहे श्रीमती अनीता यादव, प्रधानाचार्य अनिल प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, इटावा से रहे पूर्व सांसद प्रेमदास कटेरिया जी, कृपाल सिंह प्रधान जी, रामवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव जी, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में
हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण इस चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु और संचालन कर रहे आदित्य यादव जी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतने सुबह के कार्यक्रम में आपने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। और जिस क्षेत्र में मैं आपके से वोट मांगने आया हूं, ये नेताजी और चाचा का बनाया हुआ क्षेत्र है। मैं केवल आपसे इतना अपील करना चाहता हूं कि जब चुनाव में वोट पड़े तो हालांकि सबसे ज्यादा वोट से यही विधानसभा जिताएगी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो नेताजी हमारे बीच में नहीं है, तो सबसे बड़ी जीत अभी तक की अगर कहीं हो तो जसवंत नगर विधानसभा से। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं, जब नेताजी राजनीति करते रहे होंगे, समय समय पे उनसे मिले होंगे। यहाँ वो बुजुर्ग भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कभी नेताजी को चंदा दिया होगा, और कोई परिवार नहीं होगा जिससे सीधे सीधे नेताजी या समाजवादी पार्टी के लोग न जुड़े रहे हों। अभी जब मैं मंच पे आया तो जो आयोजक है, मैंने उनसे कहा कि नेताजी आपके घर कितनी बार आए होंगे, तो बोले हमारे घर में तो न जाने कितनी बार आए हैं। और यहाँ जो जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हैं, दुख सुख के समय पर अगर कोई आपके बीच पहुंचा है तो जब नेताजी रहे होंगे नेताजी पहुंचे, आज जब शिवपाल चाचा है तो वो आपके बीच में पहुंचे होंगे। इस विधानसभा को नेताजी ने हमेशा अपना परिवार माना, और न जाने कितनी बार विधान तो अपनी पुरानी घटनाएं जो जसवंत नगर में कभी हुई होंगी उनके बारे में बताते थे कि जसवंत नगर में जब मैं था तो ये ऐसे वोट मांगता था, उस गांव में गया मैं, जिन्होंने किसानों का 10,000 तक का कर्जा माफ किया। उससे पहले किसानों के कर्ज माफ नहीं होते थे। इसी तरह चुंगी को लेकर के हमारा किसान बहुत अपमानित होता था, व्यापारी अपमानित होते थे, और नेताजी ने ऐसी चुंगी खत्म की कि आज तक दोबारा चुंगी नहीं ले पाया कोई। हमें और आपको याद होगा, जिन्होंने अखबार पढ़े होंगे, कि जब नेताजी रक्षा मंत्री बने, उन्हें सियाचिन की सीमाओं पर जाना था जवानों से मिलने के लिए। जब सियाचिन का कार्यक्रम बन गया तो फौज के बड़े बड़े अधिकारी जो जनरल हैं वो आए, उन्होंने कहा नेताजी आप सियाचिन जा रहे हैं, और अगर सियाचिन जाएंगे तो आपको कपड़े अपने बदल करके जाना होगा। वहां पर जाने पर आपको सर्दी लग सकती है, वहां बहुत सर्दी है, ठंड है वहां पर, और कई बार ऐसा मौसम होता है कि अगर पानी थोड़ी देर के लिए भी बाहर छूट जाए तो जम जाता है। इसलिए नेताजी सियाचिन जाएंगे तो आपको कपड़ा बदलना पड़ेगा। नेताजी ने कहा कि मैं गरीब और किसान के बीच से निकल करके आया हूं, इन्हीं कपड़ों से मैंने राजनीति की और सीखी है। वो पहले रक्षा मंत्री बने जो धोती कुर्ते में आपके सियाचिन की सीमा पर जवानों से मिलने गए थे। इसी तरह रूस जब सुखोई विमान लेने जाना था, एक बार फिर अधिकारी लोग आए और फिर उन्होंने कहा कि नेताजी आप रूस जा रहे हैं, वहां पर बहुत सर्दी है, हवाएं तेज चलती हैं, कभी कभी बर्फ गिरती है, और अगर आप रूस जाएंगे और कपड़े नहीं गर्म पहनेंगे, आपका पहनावा सर्दी नहीं रोक सकता। नेताजी ने फिर एक बार वही कहा कि आपको याद होगा सियाचिन में मैं इन्हीं कपड़ों में गया था, और रूस जाऊंगा तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। और आपने पता किया होगा कि जो सुखोई विमान का जब करार हुआ खरीदने का फैसला लिया तो वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए।
तो नेताजी किसी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, वो अपने गरीब और किसान को नहीं भूल पाए। नेताजी ऐसे ही नेताजी नहीं बने, उन्होंने राजनीति को नई दिशा दी। अभी मैं प्रधानाचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने विरासत की बात की। हम सब इस बात के लिए खुश हैं कि नेताजी ने हमें और आपको सबको एक समाजवादी विचारधारा की विरासत दी। इससे बड़ी विरासत कोई नहीं हो सकती। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, यही खुशहाली का रास्ता है, यही तरक्की का रास्ता है। ये जो सड़कें बनी दिखाई दे रही हैं, ये पुल, ये बिजली का इंतजाम, ये अस्पताल, न केवल इस क्षेत्र में बल्कि आसपास के क्षेत्र में अगर किसी ने गांव के लिए विकास को ले जाने का काम किया तो वो नेताजी थे, जिन्होंने बजट का सबसे ज्यादा पैसा गांव, गरीब और किसान के लिए खर्च करके दिखाया। कभी कभी हम लोग नेताजी से कुछ बातें कहते थे, और मुझे याद है कि जब देश की सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही थी, नेताजी से मैंने कहा कि नेताजी आपको ये सड़क का शिलान्यास करना है। जब वो शिलान्यास करने आए, उन्होंने सभी प्रेस अधिकारियों के सामने कहा कि इसकी उद्घाटन की तारीख अगर नहीं बताओगे तो मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं शिलान्यास करने जाता हूं, उसी दिन इंजीनियर और अधिकारियों से पूछता हूं कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी, क्योंकि उद्घाटन की तारीख 36 महीने के बाद थी। नेताजी ने गिन लिए थे महीने, उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उद्घाटन होगा, तो पता नहीं समाजवादी सरकार होगी कि नहीं होगी, हमें उद्घाटन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमसे ये सड़क का शिलान्यास करवा रहे हो तो आप इसको 24 महीने में बना करके तैयार कर दो। मुझे याद है, मैंने अधिकारियों से और कंपनी से काम करने वाले लोगों से पूछा कि नेताजी चाहते हैं कि इसको 24 महीने में बना दो। उन्होंने कहा कि सरकार का अगर सहयोग मिल जाएगा, समय समय पर जो रुकावटें आएंगी उनको दूर कर दोगे, तो 24 महीने में भी सड़क बन जाएगी। और आपको पता होगा कि 21 नवंबर 2016 में 23 महीने वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ और नेताजी ने उद्घाटन किया। और जब उद्घाटन हुआ था तो वही लड़ाकू विमान जो कभी नेताजी रूस से लेकर के आए थे, उस सड़क पर पहली बार उतार करके हम लोगों ने नेताजी से उद्घाटन करवाया। ये तो कुछ बातें जो हम लोग आपसे रख रहे हैं बीच में। यहाँ जितने लोग हैं और हम लोग मंच पर, उन सबको अगर किसी ने पहचान दी है तो नेताजी ने पहचान दी, किसी और ने पहचान नहीं। वो बरगद के चुनाव चिन्ह से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, नेताजी का साथ यहाँ की जनता ने कभी नहीं छोड़ा। और नेताजी ने भी अपने गरीबों किसानों का कभी साथ नहीं छोड़ा, राजनीति में लगातार उनके लिए लड़ते रहे। इसलिए इस मौके पर जहां आज वो हमारे बीच नहीं है, हम आपसे अपील और निवेदन और प्रार्थना करने आए हैं कि इस बार की जीत ऐसी हो जो देश देखे और लोग जाने कि हाँ, मैनपुरी की जनता कितना नेताजी के साथ जुड़ी। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये केवल समाजवादियों के पुलिस भेज रहे हैं। हम अपने नौजवानों से कहेंगे, ये पुलिस वाले अगर छापा मारने आए तो इनसे भी वोट मांग लेना। ये आधे मन से छापा मार रहे हैं। हो ये रहा है कि बीजेपी वाले सूची बना रहे हैं और बीजेपी वाले सूची कप्तान को दे रहे हैं, और कप्तान वो बाहर से आई हुई जो पुलिस उसे बता रही है फलाने गांव में चले जाओ। ये बताओ, बाहर वालों को क्या पता कि कौन से गांव में कौन रहता है? ये बता तो बीजेपी वाले रहे। इसलिए आधे मन से जा रहे हैं। हम अपने लोगों से कहेंगे, अगर ये पुलिस फोर्स के लोग आए, इनसे कहिए कि आप भी हमारी मदद करो, क्योंकि नेताजी ने हमेशा फोर्स की मदद की। और ठीक कहा प्रधानाचार्य ने, ये जो हमारा जवान जब शहीद होता था, उसकी वर्दी, टोपी या बेल्ट घर परिवार के पीछे पहुंच जाती थी, उसी में घर परिवार के लोग
मान लेते थे कि उनका बेटा या उनके परिवार का सदस्य आ गया। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शहीद जवान है, अगर उसके घर नहीं जाएगा तो ये हमारा बनना क्या है, क्योंकि ये किसान का बेटा है, कम से कम आखिरी समय पे परिवार इसके दर्शन कर ले। अधिकारियों ने रुकावट लगाई, कहा कि कोई शहीद हो जाता है पहाड़ियों पर, कोई घाटी में, कोई बर्फ में, किसी दूर बॉर्डर पर, कोई रेगिस्तान के किनारे, अगर जवान गांव तक जाएगा तो न जाने सरकार का कितना पैसा खर्च होगा, हमें बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। नेताजी ने कहा कि ये किसान का बेटा है जो हमारी सीमा की रक्षा करता है, कितना भी पैसा खर्च हो जाए इस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में ले जाया जाए। ये फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी ने फैसला लिया। और ये चुनाव बीजेपी वाले जानते हैं कि वो हार गए हैं, तभी आपने इनके भाषण सुने होंगे। आप तो गांव के रहने वाले लोग हैं, ये सब चीज जानते। बताइए खिस्साता कौन है? खिस्साने वाला ही ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो फिजिक्स के स्टूडेंट बन गए, और हमारे पत्रकार साथी भी नहीं समझ रहे पेंडुलम होता क्या है। ये जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे पेंडुलम क्या है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी समझे ही नहीं कि चाचा ने पूरी राजनीति नेताजी से सीखी है, ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं लगे कहां चले गए। और क्या कर रहा है, बोले सिक्योरिटी वापस ले ली, सिक्योरिटी। ये बताओ नेता चाचा को कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत, चाचा खुद ही शिक्षा में सब जीत दी। और फिर हम लोग चाचा के साथ है तो फिर क्या की सिक्योरिटी की जरूरत है बताओ। ये केवल वो मुख्यमंत्री नहीं खिंचाए हैं, दो उनके असिस्टेंट और हैं। असिस्टेंट मुख्यमंत्री, वो डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट है मंत्री। कभी देखा आपने छापा मार डॉक्टरों को? एक है छापा मार है डिप्टी सीएम, और दूसरे स्टूल वाले, उन्हें कभी कुर्सी नसीब नहीं होगी। तो ये सब खिसाए हुए लोग हैं क्योंकि जनता के लिए काम नहीं कर रहे। और अगर जनता के लिए काम कर रहे होते तो इन्हें अधिकारी और फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए 22 में चुनाव था, इन्होंने गरीबों को धोखा देने के लिए चना दिया। गरीब को लगा ये चना अब हमेशा मिलता रहेगा, और जैसे ही वोट दे दिया चना साफ हो गया। वो नमक भी मिला था, नमक, और वो नमक इसलिए दिया था कि जनता गरीब है, भोली वाली जनता है, सीधी जनता है। इन बीजेपी वालों ने फैला दिया कि अगर आपने बीजेपी का नमक खाया तो वोट भी हमें दे देना। और जो नमक मिला था, जानते हो कैसा नमक मिला था? ये हमारे लोग, उनको जानकारी कम होगी कि नमक कैसे लेकर के आए थे लोग। ये गुजरात के किनारे, समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं, और गड्ढे में समुद्र का पानी भर जाता है, जब सूख जाता है वही नमक बन जाता है। इन बीजेपी वालों ने वही नमक जल्दी जल्दी भरा और उत्तर प्रदेश के गरीबों में बांट दिया। तभी आपको पता होगा कांच भी नमक में निकला। रिफाइंड तेल दिया, रिफाइंड क्यों? उन्हें वोट चाहिए था। बताओ अब रिफाइंड तेल कहाँ है? और कितने होशियार है बीजेपी वाले, देखिए ये सर्दियों में चावल हनवर आपको खिला रहे हैं। कौन खाता है चावल सर्दियों में? बताओ गरीबों के साथ कितना बड़ा धोखा। ये लाल वाला सिलेंडर जो आया, पहले कितने में भरवाते थे आप? गरीब को लगा कि देखो कितनी मदद कर रहे हैं बीजेपी वाले हमारी माताओं बहनों की। लाल सिलेंडर जो खाली हो गए थे शहरों से, अमीरों के,
क्योंकि शहरों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई होने लगी, तो वो जब सिलेंडर खाली हो गए तो वो कहां जाएं? तो सरकार ने और फैसला लिया कि सरकार की कंपनी को घाटा नहीं हो, इसलिए गरीबों में बांट दिए जाए। तो वही सिलेंडर जो पुराने थे अमीरों के, पोत करके बीजेपी वालों ने सब गरीबों में बंटवा दिए। और अब बताओ सिलेंडर भरपाई कितने की है आपकी? महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई नौजवान ये अब नहीं भरोसा कर सकता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी क्यों मिलेगी? क्योंकि नौकरी देने वाली बड़ी बड़ी संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। सब बेच दिया इन्होंने। ये कुछ दिन और रहे तो ये सब बिक जाएगा। और याद रखना आप लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया थी, वो कंपनी थी, वो कंपनी ये कारोबार करने आई थी भारत में, और एक कानून से कंपनी सरकार बन गई थी। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ वो जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी, वो सरकार नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में एक कानून बना, वही कंपनी सरकार बन गई। और आप देखो आपकी जो भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, धीरे धीरे कर करके सब बेचे दे रही है। और हो सकता है एक दिन ये भारत की सरकार भी कंपनी के हाथ में आउटसोर्स हो जाए, कोई और चलाएगा। जब सरकार के हाथ में ही कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? अभी हम और आप लोग चुनाव में हैं, चीजें ऐसी ऐसी बिक रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, उन्हें लगता था कि एनडीटीवी कम से कम हम नहीं बोल पा रहे, वो बोल तो रहा है हमारी बात। वो चैनल भी बिक गया, बिक गया कि नहीं बिक गया? और जब चैनल बिक रहा था तो मुंबई में सबसे बड़ा इलाका था स्लम एरिया, वो भी बेच दिया सरकार ने। कुछ हजार करोड़ में 650 एकड़ जमीन बेच दी, कुछ हजार करोड़ में। और उसकी कीमत साल तो साल 3 साल बाद हो सकता है 3 लाख करोड़ हो, 6 लाख करोड़ है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हम और आप उलझा दिए गए यही उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खेत खलिहान में। और बीजेपी के लोग देखो बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं, कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। ये पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ, जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है कुछ हजार करोड़ में बिक गया, उसकी जब वैल्यूएशन होगी आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, तो 3 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए। ये जो अभी नंबर 2 है दुनिया में, जब चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे देखो हमारे उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पहुंच गए, हमने कितनी मदद की है दुनिया में नंबर 1। सवाल यह नहीं है कि दुनिया में नंबर 1 कौन बने, सवाल यह है कि किसान कैसे खुशहाल हो। अगर किसानों के लिए कोई काम करते हो तो हम उस पर सोचेंगे, लेकिन आप किसान की मदद नहीं कर रहे। धान है, बताओ कहां खरीद के में लग के बन गया, एक भी नहीं बना होगा। इससे बहुत और भी सवाल हैं, लेकिन जो नेताजी ने रास्ता दिखाया वही रास्ता खुशहाली का है, वही रास्ता तरक्की का है। और आप तो नेताजी को बढ़ाने में हमेशा साथ दिया, नेताजी के क्षेत्र के रहे, और इस क्षेत्र ने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया। इसलिए देश में एक ही चुनाव होने जा रहा है, कोई दूसरा चुनाव नहीं हो रहा। पूरे देश की निगाह अगर कहीं है तो केवल मैनपुरी लोकसभा पर। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जब परिणाम आए तो लगे कि हाँ, नेताजी के लोगों ने यहाँ पर ऐतिहासिक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद और भरोसा कहीं है तो वो जसवंत नगर के लोगों का। और ये जसवंत नगर के लोगों ने राजनीति के टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे सब रास्ते देखे हैं, सब तरह की चीजें देखी हैं। इन्हें डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं। और हम तो आपसे कहेंगे कि किसी से मत बोलना चाहिए 5 तारीख तक। रिजल्ट के बाद ये खुद ही स्वागत और सम्मान आपका हमारा करते रहेंगे।
इसलिए वोट डालना जरूरी है। आप पहले से ज्यादा वोट डालने का काम करें और इनसे घबराइए मत। ये केवल ये चाहते हैं कि वोट नहीं पड़े। सोचो ऐसा भी समय लोकतंत्र में आएगा कि जिनकी जिम्मेदारी है वोट डलवाने की, वो वोट रोकने का काम कर रहे हैं। अभी नोटिस मिला इलेक्शन कमीशन से, इनके खिलाफ हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन आप इनसे घबराइए नहीं, आप पहले से ज्यादा वोट डालिए और जैसे ही पुलिस वाले आए, जवान आए, तो उनसे वोट जरूर मांग लेना। और हम अपनी महिलाओं से विशेष निवेदन करेंगे कि पहली बार महिला प्रत्याशी लड़ रही है। हालांकि बराबरी की लड़ाई बहुत पुरानी है। लोहिया जी कहते रहे कि बराबरी आए, नेताजी भी लगातार इस बात में आगे बढ़ाते रहे। और जो प्रधानपति बने घूमते हैं आजकल, वो नेताजी की देन है। उससे पहले प्रधानपति आपने नहीं देखे होंगे। इसलिए हम अपनी माताओं बहनों से कहेंगे कि पहली बार महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं, आपके बीच के उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देना, क्योंकि जितना आधी आबादी का वोट है वो भी तो गिना जाए कम से कम। हमारे पुरुषों का तो है ही है वोट, लेकिन आधी आबादी जो उधर बैठी है माताएं बहनें, इनका भी वोट उतना ही है बराबर। इसलिए मदद करना। हम सब लोग समाजवादी लोग हमेशा कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे समाज को लेके जाएं, उस दिशा में काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप लोग 5 तारीख को सबसे ज्यादा वोट दे करके ऐतिहासिक जीत साइकिल की चलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। भैया वो है अखिलेश भैया, हाथ इनका जो एक बार थाम ले कोई, फिर किसी और का भी ना नाम ले कोई।